और कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 लासा की ओर सुनेंगे। डाइट जयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है सुनील कुमार मीणा जी द्वारा और समीक्षा की है पुष्पा मिश्रा जी ने। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का जो दूसरा पाठ है लासा की ओर, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, किसी भी पाठ को शुरू करने से पूर्व उसके लेखक के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अतः पाठ के बारे में चर्चा करने से पूर्व पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन के बारे में संक्षिप्त रूप में जान लें। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडेय था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। धर्म परिवर्तन करने के बाद उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहावसान हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया के बादलों, दिमागी, गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उसमें होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहां के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। बच्चों, लेखक के जीवन के संक्षिप्त परिचय समझने के बाद पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ने और समझने से पहले पाठ परिचय भी जान लें। प्रस्तुत पाठ लासा की ओर राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा का एक संकलित अंश है। यह यात्रा उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। यह समय भारत का अंग्रेजों से गुलामी का समय था और अंग्रेज हम पर शासन किया करते थे। अतः उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसलिए राहुल जी ने यह यात्रा अपने बौद्ध भिक्षु मित्र, जिसका नाम पाठ में सुमति बताया गया है, उसके साथ एक भिखमंगे अर्थात भिखारी के वेश में छद्म वेश धारण करके यह यात्रा की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज, संस्कृति, जनजीवन, विचार के साथ भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब पाठ लासा की ओर को विस्तार पूर्वक समझें। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। यहाँ लेखक अपनी पहली यात्रा के बारे में लिखते हुए बीच बीच में अपनी दूसरी यात्रा को भी जोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व उन्होंने जब अपनी दूसरी यात्रा की थी, जब फरी, कलिंग, पोंग का रास्ता बन चुका था, परंतु पहली यात्रा के समय यह रास्ता खुला हुआ नहीं था। इसलिए नेपाल की नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। अर्थात जिस रास्ते से वे जा रहे हैं उस समय वही तिब्बत और भारत के मध्य आने जाने का मुख्य मार्ग था। यह व्यापारिक ही नहीं अपितु सैनिक रास्ता भी था, यानी कि इस रास्ते पर व्यापार के साथ साथ सैनिक गतिविधियों का भी आवागमन था। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा
क्योंकि उन्होंने जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए देखे जिनमें कभी चीनी सेना की पलटन अर्थात सेना की टुकड़ी रहा करती थी। लेखक रास्ते में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जिन मकानों में फौजी रहा करते थे उनमें से बहुत से फौजी मकान आज गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, दुर्ग के उस भाग में कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। मतलब यह है कि वहां से चीनी सैनिक तो जा चुके हैं और जो खाली सूने पड़े मकान थे उनमें वहां के किसान रहने लग गए हैं। ऐसा ही एक परित्यक्त अर्थात छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। वहां लेखक राहुल जी एवं उनके मित्र चाय पीने के लिए ठहर जाते हैं। वे कहते हैं कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी परेशानियां हैं, जैसे दुर्गम पहाड़ियां, रास्ते तथा मौसमी परेशानियां, परंतु वहां कुछ आराम की भी बातें हैं। आराम की बातों के लिए लेखक बताते हैं कि वहां जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं है। बच्चों, जैसे हमारे यहाँ समाज विभिन्न जाति वर्ग और समुदाय में बटा हुआ है, वैसा वहां नहीं पाया जाता है और न ही वहां किसी प्रकार की छुआछूत पाई जाती है, क्योंकि वे वहां देखते हैं कि उन्होंने भिखमंगे का एक वेश धारण कर रखा है, फिर भी वहां उनके साथ कोई दुर्भावना नहीं की जा रही है। वहां की औरतें किसी प्रकार का पर्दा नहीं करती। इसका मतलब है कि वहां स्त्री और पुरुष को समान दर्जा प्राप्त है। वहां अजनबी कोई भी हो आसानी से घरों में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि वहां किसी प्रकार की मनाही नहीं है। केवल बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को ही लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं। आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे दीजिए तो वह आपके लिए उसे पका देगी। हमारे यहाँ जो चाय बनती है वैसी चाय वहां नहीं बनती। यहाँ मक्खन की चाय बनती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। आप मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह महिला चाय की चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी की टोंटीदार बर्तन, जिसके वहां खोटी कहते हैं, उसमें रखकर आपको दे देगी। यदि आपके बैठने की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर उसमें नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। आगे लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि उस परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी उनसे राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिंटे उसे दे दी। दोनों चिंटे कौन सी? जो परमिशन स्लिप उन्होंने मजिस्ट्रेट से ली थी, और ये परमिशन स्लिप वहां एक गांव का पुल है, उसको पार करने के लिए आवश्यक होती है। उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, इसलिए भिखमंगे रहते हुए भी ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। अब लेखक अपनी दूसरी यात्रा से तुलना कर बता रहे हैं कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और जब हम पूर्व की भांति भिखमंगे के वेश में नहीं थे। हम एक सज्जन यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने और ठहरने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। इस प्रकार लेखक कहना चाह रहे हैं कि 5 साल में जो लोगों की सोच में कितना परिवर्तन आया है कि जब पहले भिखमंगे के वेश में आने पर भी अच्छी जगह रुकने को मिली और अच्छी मेहमानी भी हुई। इस बात पर तर्क देते हुए कह रहे हैं कि बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर करता है। जैसे कि आप खासकर शाम के वक्त पहुंचो जब छंग पीकर लोग बहुत कम होश हवास में रहते हैं, तो ऐसे समय आपको कोई संभालने वाला नहीं है। आगे लेखक बता रहे हैं कि अब हमें सबसे विकट डांडा, ऊंचाई वाला स्थान थोंगला पार करना था और डांडे तिब्बत में सबसे ज्यादा खतरे की जगह मानी जाती है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक अर्थात दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं देते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है। राहगीरों को लूटने वाले डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि इस रास्ते पर कोई छिपकर बैठा हुआ है तो वह आसानी से दिखाई नहीं देता है। तिब्बत में गांव में जाकर अगर कोई खून हो जाता है तब तो खूनी को सजा मिल सकती है, क्योंकि वहां लोग हैं, कोई गवाह है और कोई आपको ऐसा गुनाह करते देख भी सकता है।
लेकिन इन निर्जन स्थानों पर मरे हुए व्यक्तियों की कोई भी परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास पैसा है अथवा नहीं। आगे वहां के बारे में लेखक बता रहे हैं कि गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और भिखमंगों को देखकर कोई नहीं मारेगा। फिर भी जहां खतरा या भय महसूस होता, लेखक टोपी उतारकर जीभ निकाल कुची कुची दया करो एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। मतलब ये है कि वे भिखारी की तरह व्यवहार करने लगते, जिससे कि लोगों को यह लगे कि ये यात्री नहीं है अपितु भिखमंगे हैं। पहाड़ की ऊंचाई चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील अर्थात लगभग 26-27 किलोमीटर से कम नहीं था। इसलिए सफर को लंबा देकर लेखक ने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। बच्चों, ऐसे पहाड़ी और दुर्गम रास्तों पर चढ़ने के लिए घोड़े किराए पर करने पड़ते हैं। लेखक भी वही बात अपने मित्र सुमति से कह रहे हैं। यात्रा में सुविधा हो जाएगी, घोड़ों पर वे अपना सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी जाएंगे। सुमति ने उनकी इस बात को मान लिया। आगे की यात्रा का वर्णन करते हुए लेखक बता रहे हैं कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले यानी ऊंचाई वाले स्थान से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के समय वे डांडे के ऊपर जा पहुंचते हैं। वहां हम समुद्र तल से 17-18 हजार वर्ग फीट की ऊंचाई पर खड़े थे और वहां से पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की श्वेत रंग की चोटियां दिखाई दे रही थी। ऊंचे टीले की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे क्योंकि वहां न बर्फ की सफेदी थी और न ही किसी प्रकार की हरियाली थी। लेखक उस स्थान का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि सर्वोच्च स्थान अर्थात सबसे ऊंचा स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म में रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियां बड़ा महत्व रखती है क्योंकि वे धर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए ऐसी झंडियों को वहां अक्सर देखा जाता है। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1-2 और आदमी हमारे साथ साथ इस राह पर चल रहे थे, मतलब और लोग भी होंगे जो उस रास्ता पर जा रहे थे। मेरा घोड़ा, लेखक का घोड़ा, कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, इसलिए लेखक उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि सामान्य स्थिति में ऐसा होता तो सवार घोड़े को चाबुक मारकर उसके चलने की गति बढ़ा देता। धीरे धीरे लेखक अपने साथ वालों से बहुत पीछे रह गए और वे दोक्वी कस्तो की तरह, दोक्वी कस्तो एक स्पेनिश नोवेल का हीरो है जो हमेशा घोड़े पर सवार होकर चलता है, तो लेखक को भी इसी तरह घोड़े पर चलना उसके जैसा अनुभव करवाता है। इस प्रकार वे घोड़े पर झूमते हुए चले जा रहे थे। उनको पता ही नहीं लग पा रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। एक जगह 2 रास्ते आगे निकल रहे थे। अब वे क्या करें, उनके साथ वाले बहुत आगे निकल चुके थे। तब लेखक अपने अनुमान से ही अपनी बाईं तरफ के रास्ते पर 1.5 मील चले। आगे एक घर में पूछने पर पता चलता है कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था, जबकि वे बाएं रास्ते पर आ गए हैं, इसलिए वे वापस लौटकर सही रास्ते पर चलते हैं। करीब 4-5 बजे वे गांव से मील भर की दूरी पर रुकते हैं। तब वहां सुमति को इंतजार करते हुए देखते हैं। सुमति गुस्से में दिखाई दिए, उनका चेहरा लाल हो गया और मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल ही होता है। सुमति गुस्से के भाव से कहते हैं कि मैंने 2 टोकरी कंडे जला डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया है, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और तुम अब आ रहे हो। तब लेखक ने बहुत ही सरल भाव से कहा कि मित्र, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, तुम देख नहीं रहे हो मुझे कैसा घोड़ा मिला है। इस घोड़े के चलने की गति के हिसाब से तो मैं यहाँ रात तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। वे दोनों लंगकोर पहुंच जाते हैं और वहां भी उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी होती है। रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। थुप्पा एक प्रकार का तिब्बती व्यंजन होता है। आगे की यात्रा का वर्णन करते हुए राहुल जी कह रहे हैं कि अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू जैसा मालूम हो रहा था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ रही थी।
उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के बहुत सारे यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। इस प्रकार वे उसे अपने अपने यजमानों को दे देते थे। गंडे एक प्रकार का प्रसाद का रूप माना जाता है। वह सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। तब लेखक सोचते हैं कि सुमति ऐसा यजमानों से मिलते रहे तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तब वे कहते हैं कि सुमति, जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, परंतु आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति लेखक की इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे दिन हमने भैया ढूंढने की कोशिश की। भैया सामान उठाने वाला होता है, लेकिन वहां कोई न मिला। वे सोचते हैं कि सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, जिससे ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ की हवाओं से ठंडा हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में उठा लिया और आगे के लिए चल पड़े। सुमति किसी एक यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। विहार बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने और रहने का स्थान होता है। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों या विहारों के हाथ में होता है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता था। भिक्षु वहां एक प्रकार से राजा से कम नहीं होता था। उसका महत्वपूर्ण स्थान था। शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े सज्जन पुरुष थे। लेखक उनसे मिलकर बहुत प्रभावित होते हैं। लेखक उनके बारे में कहते हैं कि उस वक्त मेरी वेशभूषा ऐसी नहीं थी कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि उनका भिखमंगे का रूप होने के बाद भी उनका वहां बहुत आदर सत्कार किया गया। यहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद उनकी हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। लेखक का आसन वहीं पर लगा दिया जाता है। उन पोथियों के बारे में राहुल जी बता रहे हैं कि वे पोथियां बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी और एक एक पोथी 15-15 सेर से कम वजन की नहीं थी। एक सेर में लगभग 933 ग्राम वजन होता है। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के बारे में उनके पास जाने के लिए पूछा। तब लेखक ने उन्हें जाने के लिए बोला, क्योंकि अब उनको पुस्तकों का खजाना मिल गया था और उसे वे गंवाना नहीं चाहते थे। अब लेखक पुस्तकों के भीतर थे, वे उन्हें पढ़ने में लीन हो गए। दूसरे दिन वह चले गए। लेखक सोचते हैं कि अब उन्हें वापस आने में 2 या 3 दिन लगेंगे, परंतु सुमति उसी दिन दोपहर बाद वापस आ जाते हैं। टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था, इसलिए लेखक और सुमति अपना अपना सामान पीठ पर उठाकर बौद्ध भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। बच्चों, आशा है कि आपने पाठ को भली भांति समझ लिया होगा। धन्यवाद। तो हमने पाठ तो सुना ही, परंतु लेखक के बारे में भी जाना। तो इस पाठ में लेखक की पहली व 5 साल के बाद की यात्रा में क्या बदलाव आया था और वो क्यों आया था। अब आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर खुद लिखने का प्रयास करना। जो आज मैंने काम बताए हैं वो जरूर करना, और आज जो भी पढ़ा है उसे किताब की मदद से खुद भी पढ़ने की कोशिश करना। आप जानते हो, जब हम खुद पढ़ते हैं तो दिमाग में नए नए सवाल भी आते हैं और समझ भी अच्छे से आता है, इसीलिए खुद जरूर पढ़ना।